हाँ, तो अब हम आगे आते हैं। इससे पहले हमने जैसे क्या कहते हैं दो लेख के बारे में देख लिया था, एक शिला लेख और एक स्तंभ लेख। चलिए अब हम आते हैं गुहा लेख। ठीक है, अब ये गुहा का मतलब जान ले, गुहा क्या होता है। गुहा मतलब गुफा कह सकते हैं। ठीक है, अब दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है, मतलब अशोक के कुछ लेख जो है ना उस पे खुदे हुए हैं गुफाओं के दीवार पे, जिसमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए वो जो गुफा था वो दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा जो है प्राकृत थी, लेकिन लिपि कौन सा था, वही ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और इसमें मैंने पहले भी चर्चा किया था कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख तथा उसका 7वां लेख कहाँ है, रुमिन देवी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। चलिए अब हम इसके बाद आते हैं। इसके बाद आते हैं आपके मौर्य प्रशासन। अब उस समय जो था ये मौर्य प्रशासन कैसा था, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो मौर्य प्रशासन की बात करें तो स्मिथ महोदय ने मौर्यों की सीमा को भारत की वैज्ञानिक तथा भौगोलिक सीमा कहा है। ठीक है, अब जो भी कहे प्राकृतिक रूप से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और वो क्या कहते हैं कि मौर्यों का जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था और प्रशासनिक दृष्टिकोण से राष्ट्र कहलाता था, और संपूर्ण राष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार के समय तक 4 राज्य या चक्र तथा अशोक के समय के 5 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, बिंदुसार के टाइम में 4 था, मौर्य से बिंदुसार तक, लेकिन अशोक के टाइम आते आते वह जैसे क्या कहते हैं 5 राज्यों में बढ़ चुका था। ठीक है, पहला था उत्तरापथ। अब ये उत्तरापथ जो राज्य था इसकी राजधानी कहां थी, तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर गई आपको, पाकिस्तान, आप देख सकते हैं पाकिस्तान में। इसके अंतर्गत कौन कौन से जगह आते हैं आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी जैसी ये मौर्य प्रशासन थी। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान तथा पंजाब सम्मिलित थे। लगभग इसमें आप देख सकते हैं कितने, जैसे एक तो पूरा देश आ गया अफगानिस्तान, दूसरा जम्मू कश्मीर आ गया, तीसरा हिमाचल प्रदेश आ गई, उत्तराखंड आ गई तथा पंजाब के साथ साथ पूरा पाकिस्तान आ गई है। इतना बड़ा उनका पहला एक भाग था, जो 5 भागों में जो विभाजित था ये पहला भाग था। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा, कितना दूर में था। दूसरा है अवंती। अब यह इसकी राजधानी कहां थी, उज्जैनी थी। ठीक है, अब यह उज्जैनी कहां, अब ये उज्जैनी किसी एक राज्य में नहीं। जब हम एक पहले भाग को देखें कि कहां से कहां तक चले गए, 2 देश इसमें आ गए, कितने राज्य आ गए, तो फिर दूसरा का भी तो कुछ वैसा ही होगा ना। तो इसके अंतर्गत आपको पूरा राजस्थान आ रही है, आप देख सकते हैं, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सारे सम्मिलित थे। इसके बाद तीसरा है दक्षिणापथ, आप देख सकते हैं दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी कहां थी, स्वर्णगिरी। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश था। अब ये जो है दक्षिण है तो दक्षिणी मध्य प्रदेश आ गई, महाराष्ट्र आ गया दूसरा राज्य, तीसरा गोवा आ गया, चौथा कर्नाटका आ गया, और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य को मिलाकर इनका एक था। ठीक है, तो ये अब, और ये जिसमें ये 5 राज्य आ जाते हैं उसको क्या कहा गया था, दक्षिणापथ। याद कर लीजिएगा कि किसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर है आपका प्राची। प्राची देखते हैं, पूरा पाटलिपुत्र आ गया। अब ये पाटलिपुत्र ही नहीं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, दिल्ली आपको पूरा का पूरा, उत्तर प्रदेश ले लें, पूरा बिहार ले लीजिए, चले जाइए नेपाल का तराई वाला क्षेत्र तथा बांग्लादेश, ये सब इसमें मौजूद थे। ठीक है, लगभग यही से क्या कहते हैं 5 यहां भी आ गए हैं। ठीक है, अब एक लास्ट है 5वां भाग जो था कलिंग के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी कहां थी, तोसाली थी। अब इसके अंतर्गत उड़ीसा सम्मिलित था,
तथा सबसे, और उड़ीसा जो तथा सबसे छोटा राज्य था। और ये जो था ना कलिंग सबसे छोटा था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको क्या कहा जाता था उस समय? ग्राम कहा जाता था। मौर्य प्रशासन के अंगों को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। देखते हैं कैसे कैसे दर्शाया है, थोड़ा हमें भी पता चले। पहले ये मेरे जैसे क्या कहते हैं, ये मार्कर मेरा थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको मैं थोड़ा और पतला करूंगा। ठीक है, अब चले, होना चाहिए सही, अब चलेगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब ये पूरा इनका जैसे जो साम्राज्य है। अब इस राष्ट्र को किसमें बांटा गया था? प्रांत में। अब जैसे कि आप एक अभी ले लीजिए ना, भारत। अब भारत को किसमें बांटा गया है? प्रांत मतलब राज्यों में। अब राज्य को किसमें बांटा गया था? मंडल। आज किसमें बांटा गया है? जिला। कमिश्नरी आज भी है। इसके बाद उससे छोटा मंडल को किसमें, उससे नीचे क्या था उसके अंतर्गत? जनपद था। जनपद के अंतर्गत क्या था? स्थानीय, जिसके अंतर्गत 800 गांव आते हैं। यानी एक तरह से देश, राज्य, जिला, जिला के बाद ब्लॉक, और ब्लॉक में 800 गांव। अभी एक ब्लॉक में 800 गांव नहीं आते हैं, उस समय 800 गांव आते थे। अभी तो मुश्किल से 20-25 गांव काफी हो गए। और गांव से नीचे भी था, इसमें तो 800 गांव आते हैं स्थानिक में, स्थानिक बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत द्रोणमुख था, इसमें 400 गांव। और इससे भी छोटा था, जैसे क्या कहते हैं, खाड़चिट्टिक। ये सारे याद रखिएगा, खाड़चिट्टिक। इसके अंतर्गत कितने गांव थे? 200 गांव। और इसके नीचे भी है, संग्रहण कहते हैं उसको, और इसमें 100 गांव मात्र। और इससे नीचे होता है ग्राम, और यह होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो ये देखिएगा कितने में बटा हुआ है एक देश। दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों में जैसे बटा हुआ था एक देश। आज कितने भागों में हमारे सामने मिलती है? तो एक देश ले लेंगे, राज्य ले लेंगे 2, राज्य के बाद जिला ले लेंगे 3, जिला के बाद ब्लॉक ले लेंगे 4, 4 के बाद पंचायत ले लेंगे 5 ही मिल रहा है, इससे भी नीचे है क्या कोई? लेकिन मुफ्त इतना हम लोग जानते हैं। और उस समय इसका दुगना था, गांव भी क्या कहते, पॉपुलेशन भी तो, क्षेत्र भी तो बड़ा था। चलिए, अब ग्रामीण क्षेत्र को प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहा जाता था। अब ग्रामीण क्षेत्र से जो टैक्स मिलता था उसको राष्ट्र भी कहते थे, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को दुर्ग कहा जाता था। लीजिए, नाम ही रख दिया। ठीक है, और दोनों प्रकार के राजस्व समाहर्ता जमा कर सीधे केंद्र के पास भेजा जाता था। ठीक है, अभी भी तो सारा जैसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे लेवल पर जैसे टैक्स वगैरह सब जैसे जाते लेकिन तो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। ठीक है, और सीधा आप डायरेक्ट जैसे केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है, कुछ प्रत्यक्ष कर के रूप में, कुछ अप्रत्यक्ष कर के रूप में। जो दिखाई दे प्रत्यक्ष कर, ना दिखाई दे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा है। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग जो होते थे, ये प्रशासन चलाने के लिए, शासन करने के लिए जो सहायक होते थे, उसको क्या कहते थे? तीर्थ। आज तीर्थ किसको कहते हैं? पाप धोने के लिए जो आप जाते हैं कहीं, अर्थात घूमने के लिए किसी धर्म स्थल पर, तीर्थ कहलाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों मतलब 18 विभाग का उल्लेख मिलता है। आज भी तो अलग अलग विभाग है ना, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उसके बाद कृषि विभाग, बहुत सारे अलग अलग विभाग है। तो उस समय भी थे, और उस समय 18 तीर्थ मिलने का मतलब है कि 18 विभाग थे। और ये 18 विभाग क्या क्या था देखते हैं। पहला विभाग होता था वो मंत्रियों का होता था, मंत्री कहलाता था। दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, पांचवा समाहर्ता। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा यहां से समाहर्ता क्या है। समाहर्ता का काम जो होता था वह टैक्स इकट्ठा, राजस्व इकट्ठा करना होता था। जिले में कानून व्यवस्था को देखना होता था। जनपद का प्रधान समाहर्ता ही होता था। मैंने जनपद के बारे में बताया था ना कि ये जनपद के अंतर्गत क्या आते हैं? जनपद में के अंतर्गत स्थानिक होते हैं, और स्थानिक में 800 गांव आते हैं। मतलब जैसे जनपद के अंतर्गत क्या होता था?
800 गांव होते थे और ये 800 गांव का जो हेड होता था उसको समाहर्ता बोलते हैं। ठीक है, आपने देख लिया ना। चलिए अब, और ये क्या करता था, ना केवल जैसे क्या कहते हैं ये राजस्व को इकट्ठा करता था, टैक्स को इकट्ठा करता था, बल्कि न्यायिक कार्यों को भी देखता था। न्याय से रिलेटेड कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें अधर्ग न्यायिक शक्ति भी थी। ठीक है, लेकिन इनका मुख्य कार्य जो था वह टैक्स इकट्ठा करना ही होता था। इसके साथ ही समाहर्ता आय व्यय का भी ब्यौरा रखता था, क्या खर्चा हुआ और क्या आमदनी आई। एक तरह से मुंशी का भी काम करते थे ये, प्लस वार्षिक बजट भी तैयार करता था, जो आज हमारे वित्त मंत्री करते हैं ना, हमारे राज्य या हमारे देश के। तो इनका भी काम एक तरह से आप कह सकते हैं, ये वित्त मंत्री भी इनको कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहते थे। ठीक है, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था, दुर्ग। पूछ देगा, ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व क्या कहलाता था, या नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व क्या कहलाता था। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो राजस्व मिलता था, जो टैक्स हमें मिलता था, उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्र। और जो हमें शहर से जो मिलेगा, नगरीय क्षेत्र से मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे। दोनों प्रकार के राजस्व जो है किसके पास जाते थे, समाहर्ता के पास जाते थे, और वो सीधा केंद्र को भेज देते थे। क्लियर यहां तक। चलिए इसके बाद हम देखते हैं राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को सीता कहा जाए, जो राजा के कब्जे में होता था। ठीक है, उसको सीता कहते थे उस जमीन को। और सीता से जो आय प्राप्त होती थी, ठीक है, जो मिलता था, वह भी समाहर्ता ही जमा करता था। समाहर्ता जिले के पुलिस अधिकारी, राजूक तथा नगर प्रशासनिक अधिकारी, नगर व्यवहारी के बीच जो है ना तालमेल बनाकर रखता था। ठीक है, समाहर्ता जो है ना मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे प्रमुख इकाई होता था। आप कह सकते हैं एक तरह से डीएम साहब कह दीजिए, जिला का हेड, बाकी सारा चीज इन्हीं के अंदर में। इसकी नियुक्ति सीधे राजा के द्वारा होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है, इसके नीचे कौन है, सन्निधाता। अब ये सन्निधाता क्या है, इसको भी थोड़ा देखे तो हमने अभी देखा है ना, सन्निधाता समाहर्ता ऊपर में था। चलिए देखते हैं क्या है सन्निधाता। चलिए, इसका सन्निधाता जो है उस समय के कोषाध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है, जो पैसों का लेन देन रखता है, एक तरह से वित्त मंत्री, इसी के अंदर में समाहर्ता के अंदर में रहता है। जिला समाहर्ता राजस्व को केंद्रीय समाहर्ता के पास भेजता तथा वह इस आय को सन्निधाता के पास जमा करेगा, क्योंकि अकेला तो कितना काम करेगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा की है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। 26 में से कुछ मेन है, देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, चलिए इसमें से 12 को तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कम से कम। पहला था सीताध्यक्ष। अब सीताध्यक्ष किसको कहते थे, जरा राजकीय भूमि का अधिकारी होता था। जो राजकीय भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था, सीताध्यक्ष। इसके बाद पांड्याध्यक्ष, कारखाने एवं व्यापार का जो जैसे हेड होता था, पांड्याध्यक्ष कहलाता था। लोहा का जो अध्यक्ष होता था, धातु नियंत्रक कहलाता था। विविधताध्यक्ष जो होता था, वह चारागाह का अधिकारी होता था। पौत्वाध्यक्ष बाट और तराजू का अधिकारी होता था। रूप दर्शक सिक्का निरीक्षण अधिकारी होता था। आज भी तो सब अलग अलग विभाग बटा हुआ है ना, क्या कहते हैं, वित्त मंत्री है, उसके बाद क्या है, केंद्रीय मंत्री है, उसके बाद गृह मंत्री है। तो उसी तरह से उस समय अधिकारी को बांटा गया था। इसके बाद देखते हैं धम महामात्य। धम प्रचार प्रसार और उसकी क्या कहते हैं विकास के लिए, जो उसको देखभाल करते थे, उसके विकास के लिए जो कदम उठाते थे ना, उस अधिकारी को धर्म महामात्य कहते थे। ये धर्म कर्म से रिलेटेड। इसके बाद है राजुक। राजुक जो होता था वह उस क्षेत्र का गवर्नर होता था, और इसका काम होता था कि वह अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था बनाए रखे, शांति बनाए रखे, और वहां की क्या समस्या है लोगों की, उसको जैसे क्या कहते हैं एक रक्षक बनकर जैसे उसका देखभाल करे। इसके बाद एक आ जाता है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक राजा का निजी सचिव होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अधिकारी होता था, जो पैसे वगैरह जहां पे जमा होते थे उसका अधिकारी होता था। एग्रोनोमोय जिले का अधिकारी होता था, जिसको हम लोग कलेक्टर साहब बोलते हैं ना। चलिए, एरिस्टोनोमोय यह नगर का अधिकारी होता था। क्लियर यहां तक। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का, ठीक है, सबसे अधिक विवरण मेघास्तनीज की जो किताब है एक इंडिका, उसमें है।
जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की 6 समितियों का वर्णन, यानी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मेगा स्क्रीन को पढ़ लीजिए, मिल जाएगी। चलिए, मौर्य प्रशासन की न्याय प्रणाली कैसी थी, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक धर्म स्थलीय जिसको दीवानी न्यायालय कहते थे, और एक कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय कहते थे। ये फौजदारी न्यायालय आज भी है। सम्राट स्वयं, जो राजा होते थे, वो खुद न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर का ग्राम न्यायालय थे, इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय, यानी जितने भी लेवल में बांटा गया है देश को, उतने स्तर का अलग अलग न्यायालय की स्थापना की गई थी उस समय। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय, जैसे कि आप ले लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको आप कह सकते हैं आज के डेट में। अर्थशास्त्र का संपूर्ण 4था अध्याय जो है ना, कंटक शोधन अदालत विषय पे ही लिखा गया है। ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे, कंटक शोधन। चलिए, इसके बाद देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था काफी जैसे अच्छी थी। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था, किसी को नहीं पता। जैसे आज आईवी का आदमी कौन है नहीं पता, लेकिन काम सब कर रहा है। आज क्या कहते हैं, रॉ के कितने एजेंट है, कहां कहां है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो भी नॉर्मल रह के अपना काम करते रहते हैं। तो उस समय भी जैसी ये गुप्तचरों की जैसे क्या कहते हैं एक विभाग होती थी, और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य ने इसे राजा का चक्षु, मतलब राजा का आंख का है, राजा के पास जो खबर पहुंचती इन्हीं गुप्तचरों के द्वारा पहुंचती है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था जो थी वह 2 प्रकार की थी। ठीक है, एक वह संस्था थी जो अस्थायी होती थी, मतलब एक जगह रहकर जैसे क्या कहते हैं काम करती थी, और दूसरा जो होता था वह भ्रमणशील होता था, वह घूमता रहता था, खबर इकट्ठा करके लाते रहता था। ठीक है, तो ये 2 व्यवस्थाएं थी उस समय, 2 संस्था काम कर रही थी। आज तो कई सारी संस्थाएं। चलिए, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। कृषि भी था, पशुपालन था, व्यापार था, वाणिज्य था। ठीक है, ये सबको सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में वार्ता कहा जाता था, यानी आय के जितने भी स्रोत थे उस सभी स्रोतों को मिलाकर एक क्या कहते हैं एक संयुक्त शब्द बनाया गया है, जिसे वार्ता कहा गया है। कर की जो दर थी, ठीक है, 1/6 था। ठीक है, 1 का 6ठा भाग। जंगल, वस्त्र उद्योग आदि पर राज्य का अधिकार होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी एवं पुंडरू रेशम उद्योग हेतु तथा बंग मल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में रेशम चीन से मंगाई जाती थी। मौर्य काल में चांदी की जैसे आहत मुद्राएं प्रचलित थी, चांदी की मुद्रा चलती थी। इस पर मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था, मतलब जमीन से जो टैक्स जो लिया जाता था उसको बलि कहते थे। जबकि हिरण्य नमक कर था, और हिरण्य जो था वो नमक कर कहते थे, नमक के लिए जो टैक्स लगता था, जो नकद लिया जाता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनाते थे तो उन्हें राज्य को 13.8% ब्याज रूपिका और पड़िथन के रूप में देना होता था। वाणिज्य कर, नाव एवं पत्तन कर भी था। उस समय जो व्यापार वगैरह जो नदी के रास्ते से होता था, जल के रास्ते थे, तो उसके लिए भी जैसे नाव और पत्तन कर यानी बंदरगाह कर कह सकते हैं। चारागाहों और सड़कों पर भी कर लिया जाता था, आज भी जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं ना। अन्य साधनों से भी प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहते थे, यानी जितने भी कर वगैरह होती है ना वो सब राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। चलिए, राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी, मैंने पहले भी बताया है। भूस्वामी को क्षेत्रक और काश्तकार को उपवास कहा गया है। जो जमीन का जो मालिक होता था उसको क्षेत्रक कहिए, और जो शिल्पकार वगैरह जो होते थे ना उसको उपवास कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। ठीक है, जो सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 तथा 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। पिंड कर भी था। अब ये कहेंगे पिंड कर क्या है, जो पूरे गांव से एक बार वसूल किया जाता था। जबकि विविध कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्टि कहते थे, जो बिना पैसा का काम कर दे। ठीक है, देशी वस्तुओं पर 4% तथा बिक्री तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मौर्य काल के समय 4 प्रमुख सड़क मार्ग थे जो निम्नलिखित है। कौन कौन थे सड़क मार्ग भाई, देख ले थोड़ा।
ठीक है। एक था उत्तरापथ, राजगीर से पुष्पक कलावती को जोड़ता था, अर्थात पाटलिपुत्र को तक्षशिला यानी पटना से जो है ना पूरे पाकिस्तान तक जाता था यह रोड। एक तो ये था, यह सबसे व्यस्त सड़क होता था, ज्यादा जैसे क्या कहते बिजी रहने वाला ये रोड था। चलिए दूसरा था हिमवंत मार्ग, यह उत्तर में हिमालय की ओर जाता था। ठीक है। पाटलिपुत्र से काशी उज्जैन होते हुए पश्चिमी तट पर जाने वाला मार्ग यही हिमवंत कहलाता था। पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति या ताम्रलुक तक जाने वाला मार्ग। ठीक है। और एक अन्य मार्ग काशी से प्रतिष्ठान होते हुए मैसूर तक जाता था। चाणक्य ने उत्तरी मार्गों की तुलना में दक्षिणी मार्ग को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि दक्षिण से अधिक मूल्यवान वस्तुएं जैसे धातु, कीमती लकड़ी, हाथी दांत इत्यादि आते थे। मौर्य काल में व्यापार के दो प्रमुख साधन होते थे, एक जल मार्ग से व्यापार होता था और एक स्थल मार्ग से, मतलब जमीन वाली मार्ग से, सड़क मार्ग से होता था। चाणक्य ने जल मार्ग को ज्यादा उपयोगी और सुरक्षित बताया, क्योंकि इसमें चोरी का कम खतरा रहता है। यद्यपि चोरी होने पर राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति करने का प्रबंध था, मतलब उसका LIC हो रखा था, माल का भी जैसे क्या कहते हैं बीमाकरण कर दिया जाता था राजा के द्वारा। और मौर्यों के लिए तक्षशिला विदेश व्यापार का प्रमुख केंद्र था, वहां से बाकी देशों से भी जैसे क्या कहते हैं उसका प्रमुख केंद्र किसको बनाया गया था, तक्षशिला को। चलिए मौर्य काल के जैसे बंदरगाह कुछ निम्नलिखित हैं, देख लेते कौन कौन से बंदरगाह है। पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह भरूच कच्छ या भरौच, सोपारा, बर, बड़िकम, मुंजरिस, ये देख सकते हैं, ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, यहां से ये चीजें हैं। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा था, ताम्रलिप्ति। व्यापार से संबंधित निम्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। व्यापार से संबंधित भी जैसे क्या कहते हैं टैक्स देना पड़ता था, शुल्क, चुंगी कर के रूप में, वर्तनी, सरक कर के रूप में, गुल्मदेय कहलाता था, बट माल से रक्षा कर के रूप में, अतिवाहक, सवारी कर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसे सप्तांग या सिद्धांत कहते हैं, जो निम्नलिखित है। अब 7 अंग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा सैन्य प्रशासन की तरफ आ जाते हैं। क्या था उस समय का जैसे सैन्य व्यवस्था इनका। केंद्रीय शासन एक महत्वपूर्ण विभाग होता था, जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल हाथी, सॉरी, जो चंद्रगुप्त की सेना में जो है वो 6 लाख पैदल सिपाही होते थे, 30 लाख घुड़सवार होते थे, 9,000 रथ होते थे। इस विभाग के अंतर्गत कुल 30 सदस्य होते थे। ठीक है, बहुत लंबी होती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में बटे होते थे। सेनापति जो होता था वह उस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ठीक है। नवाध्यक्ष युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष होता था। अस्थायी सेना को मौल, जंगली सेना को अटावी बल तथा किराए के लिए जो सेना आती थी उसको भृतक कहा जाता था। ये 3 तरह की सेना पूछ लेगा। मौर्य काल में कौन कौन सी सेनाएं ये प्रचलित थी या किसकी सेना का जिक्र है, तो मौल, यदि ये दे देगा कि मौल सेना का जिक्र किस प्रशासन से है, तो स्वाभाविक है जैसे मौर्य से। अटावी बल या भृतक, तो ये शब्द जो है ना ये चीज आप याद कर लेंगे। आयुध गाराध्यक्ष अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध करता था यह। ठीक है, यहां तक हो गई। चलिए अब सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इससे भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट तो बहुत दिनों से पूछा जाता है। धीरे धीरे सारे लोग जो है ना अपने अपने सिलेबस पूछने के जो उनका जो ढर्रा है ना उसमें बदलाव करते जा रहे हैं, खासकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, संस्कृति, इसी सबसे पूछी जाती है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।